हेलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कक्षा 12वीं की हिंदी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को और उनके पाठ को अच्छी तरह से पढ़े थे और सीख लिए थे। तो अब हम लोग आगे आज से अपनी लेखनी को और अपने क्रियाकलाप को पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि अब हम लोग काव्य साहित्य किधर एंट्री करने वाले हैं। तो काव्य साहित्य कह लीजिए या पद्य साहित्य, काव्य साहित्य या पद्य साहित्य की ओर हम लोग प्रवेश करेंगे, अग्रसर होंगे। लेकिन हमने बताया था कि काव्य साहित्य अथवा पद्य साहित्य के इतिहास को नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास अलग पढ़ाऊंगा। तो आज से शुरू करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और तो जान लीजिए कि जब हम पहली कक्षा पढ़ाए थे आपको, तो बताए थे कि हिंदी में कक्षा 12वीं में दो प्रकार की हिंदी होती है। एक सामान्य हिंदी होती है, एक साहित्यिक हिंदी होती है। सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी, ठीक है। तो सामान्य हिंदी में हम लोग हरिऔध जी से शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी में हरिऔध जी का जो यहाँ पर 3 पाठ देख रहे हैं, यह हरिऔध जी का एक पाठ हो जाता है सामान्य हिंदी में, पहला पाठ। लेकिन साहित्यिक हिंदी में आपको इन्हें तीसरे पाठ में पढ़ना होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहीं से। साहित्यिक हिंदी में भी यदि साहित्यिक हिंदी पढ़ेंगे तो अभी 2 लोग छूट जाएंगे। एक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, एक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो इनको हम लोग इनके बारे में सीखते हैं, जानते हैं। चलिए इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं लोग, फिर इसके बाद इनका जीवन परिचय अच्छी प्रकार से देख लेंगे। तो आइए देखिए, कवि का एक संक्षिप्त परिचय। कवि का एक संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक ग्राम में या स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। इन्होंने स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जन कर लिया। इनकी भाषा ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली थी। इनकी शैली प्रबंध एवं मुक्तक शैली थी। प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास। इनकी मृत्यु 6 मार्च 1947 ईस्वी को हो गई, ठीक। तो हम लोग इनके बारे में यह आप लोग जाने कि संक्षिप्त जीवन परिचय इनका था। अब हम लोग अग्रसर होते हैं इनके विस्तृत जीवन परिचय की ओर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। बस समझिए, इनका जन्म यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म कब, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक ग्राम में या निजामाबाद नामक स्थान पर। कब? तो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। जब ये 5 वर्ष के थे तो इन्हें पहली बार विद्यालय भेजा गया और फारसी भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षा को आरंभ किया। पहली बार इन्हें फारसी भाषा पढ़ने के लिए भेजा गया था। आगे चलिए देखते हैं क्या। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए। जब ये वर्नाक्यूलर मिडिल कॉलेज की परीक्षा पास किए तो पास करने के बाद इन्हें बनारस भेजा गया और बनारस में इन्हें क्या पढ़ने के लिए भेजा गया? अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजा गया। कहाँ पर? बनारस में। किस कॉलेज में? क्वींस कॉलेज में। क्वींस कॉलेज में इन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए बनारस भेजा गया। परंतु
ये पढ़ नहीं पाए क्योंकि इनकी जो है कि इनका स्वास्थ्य और इनकी तबीयत खराब हो गई और इन्हें घर आना पड़ा। तो चलिए देखते हैं आगे। पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा, लेकिन ये क्या हो गए, अस्वस्थ हो गए और अस्वस्थ होने के कारण ये अध्ययन छोड़ दिए और घर चले आए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब ये घर आ गए तो स्वाध्याय अपने आप पढ़ने लगे और अपने आप में ही पढ़कर, अपने आप से पढ़कर, सीखकर, जानकर ये हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं को सीखा। देखिए हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। निजामाबाद के मिडिल कॉलेज में तथा कानूनगो भी हुए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये अवैतनिक, बिना वेतन के, बिना पैसा के इन्होंने पढ़ाने का काम किया और ये अच्छी प्रकार से पढ़ाए भी और बिना पैसा के पढ़ाए। लेकिन हुआ क्या, तो आगे देखते हैं। 6 मार्च 1947 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। 6 मार्च 1947 ईस्वी को हिंदी साहित्य के एक सूर्य का अस्त हो गया, या एक सूर्य अस्त हो गया। वह आप लोगों के समक्ष हरिऔध जी ही थे। चलिए, हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। इससे यह पता चलता है कि ये कवि भी थे। इस पंक्ति से, इस लाइन से आपको यह सीखने के लिए मिला कि ये क्या थे, कवि थे। क्या थे मेरे दोस्त, कवि थे और क्या थे, लेखक भी थे। कवि के साथ साथ ये क्या थे, लेखक थे। ठीक है, कवि के साथ साथ ये क्या थे, लेखक थे। आगे देखिए, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं जो है, पहली वाली है प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए बहुविकल्पी प्रश्नों में कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है। किस की रचना है, या किसने उसको रचने का काम किया है, या उसको लिखने का काम किसने किया है, तो आपका उत्तर आना चाहिए अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि और जी। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। वैदेही वनवास करुण रस प्रधान महाकाव्य है। वैदेही वनवास भी क्या है, महाकाव्य है। वैदेही वनवास भी क्या है, महाकाव्य है। और इसमें किस रस की प्रधानता है, करुण रस की प्रधानता है। पारिजात, पारिजात एक वृक्ष होता है और इसको भी लिखा गया। तो पारिजात स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। पारिजात में छोटी छोटी गीतें लिखी गई हैं, फुटकर गीतें लिखी गई हैं और उनको क्रम से क्रम 1 2 3 4 ऐसे करके क्रम वाइज इनको क्या किया गया है, सजाया गया है। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे दोनों बोलचाल वाली मुहावरों से युक्त भाषा में लिखित स्फुट काव्य संग्रह। यानी इससे पता चला कि चोखे चौपदे और चुभते चौपदे बोलचाल की भाषा में और मुहावरा से युक्त यह क्या है, काव्य है। महाकाव्य नहीं है, क्या है, काव्य है। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, यहाँ पर थे। और रस कलश ब्रज भाषा के छंदों का संकलन है। और इनकी जो रचना रस कलश है, इसमें ब्रज भाषा के छंदों को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है। आगे चलिए देखते हैं। अधखिला फूल इनका उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। रुक्मिणी परिणय नाटक है। आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित
रचनाएं भी इनकी हैं। ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं और इसके बाद ये अनुदित रचना भी लिखने का काम किए हैं। ठीक है, अनुदित का मतलब होता है किसी रचना किस कोई लिखा है उसको अपनी सहज भाषा में उसको अनुवादित कर दीजिए, वह होती है अनुदित रचनाएं। चलिए आगे देखते हैं। हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। इससे यह पता चला कि ये हिंदी में पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे, यानी कविता को लिखने का काम ये किस भाषा में करते थे, तो ब्रज भाषा में करते थे। परंतु बाद में ये किस भाषा को अपना लिए, हिंदी की खड़ी बोली को अपना लिए। रस कलश इसका सुंदर उदाहरण है। रस कलश में इन्होंने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी से ये मिले तो हिंदी के क्षेत्र में आए और फिर धीरे धीरे अब हिंदी को नई दिशा देने का काम किया। किसने, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पीटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित ही नहीं की, अपितु उन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। चलिए, ये हर एक भाषा हर एक कविता में भाषा होती है, भाव होता है, छंद होता है और अभिव्यंजना होती है। इन चारों की घिसी पीटी मतलब पुरानी परंपराओं को तोड़ा। तोड़ने के बाद इन्होंने नई परंपरा को लाया और अच्छे से लिखने का काम किया और दूसरों को भी लिखने के लिए प्रेरित किया। आगे देखते हैं। और उसे मूर्त रूप प्रदान किया, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जब ये क्या करते हैं, लिखते हैं और लिखने के बाद इनकी रचना यदि हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि आपके सामने चलचित्र चल रहा हो, सिनेमा चल रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। चलिए, तो मैं बताऊंगा, देख लीजिएगा। आपको अगर अच्छे मन से इत्मीनान से बैठकर शांति से यदि देखेंगे तो पता चल जाएगा दोस्त कि हाँ, क्या इनकी रचनाओं में सच में मौलिकता है, सच में मूर्त रूप इन्होंने देने का प्रदान किया है। आगे आएगा पवन दूतिका में। आगे देखिए, बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त। हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। इनकी रचनाओं में, सभी लोगों की रचनाओं में देखा जाए इनसे पहले तो भाव पक्ष और कला पक्ष बहुत कम मिलते थे, लेकिन जब ये आए तो भाव पक्ष भी प्रदान किए और कला पक्ष को नया आयाम दे दिया। आयाम का अर्थ होता है स्तंभ, खंभा, उसको रोकने का काम करना। तो नया आयाम देने का काम किसने किया, तो हमारे और आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने किया। आगे देखते हैं। वर्ण विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है। इनकी रचनाओं में यदि आपसे कोई पूछेगा कि विशेषता बतलाइए, तो इनकी रचनाओं में विशेषता सबसे ज्यादा यदि देखी जाए तो वर्ण या विषय की विशेषता होती है। वर्ण विषय का अर्थ होता है कि वर्णों को इस प्रकार से इन्होंने सहज ढंग से सजाया है कि एक विषय बनकर तैयार हो जाता है और उसी वर्णों से इन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे अच्छे अर्थों को भी देने का काम किया है। और जब छोटे शब्दों में बहुत बहुत गहरी बात कही जाती है, वह कमाल किसका होता है या किसके कारण हो पाता है, तो वर्ण या विषय के ही कारण हो पाता है। यदि आपका वर्ण विषय मजबूत नहीं है तो नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, यही कारण है कि इनके काव्य वृत्त में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के उज्जवल बिंदु समाहित हो सके हैं। किसके कारण, ये जब अपनी रचना को लिखते हैं तो कुछ भक्ति काल की भी प्रवृत्तियां आती हैं,
कुछ रीति काल की प्रवृत्तियां आ जाती हैं और कुछ आधुनिक काल की भी प्रवृत्तियां आ जाती हैं। इस किसके कारण? वर्ण्य विषय के ही कारण। किसके कारण? वर्ण्य विषय के ही कारण। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि सभी रचनाओं में होते हैं। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास जो रचना है, इन रचनाओं में प्राचीन कथानक आपको मिलता है। कैसा कथानक मिलता है? तो आपको मिलता है मेरे दोस्त प्राचीन कथानक। कैसा कथानक? प्राचीन कथानक जो होता है वह बहुत पुराना इन्होंने लिया है और नई नई उद्भावना, भावना क्या हो सकती है, क्या उसमें का पात्र सोच सकता है, ऐसी कल्पना करके हरिऔध जी लिखने का काम करते हैं और बहुत अच्छी प्रकार से भी लिखते हैं। और यह देखने के लिए कहाँ मिलता है? तो प्रिय प्रवास में भी मिल जाता है और वैदेही वनवास में भी मिल जाता है। ये काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान रखते हैं। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी होता है। ठीक है, जब ये काव्य लिखते हैं तो ये कल्याणकारी भावना को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। इसी हेतु, इसी के कारण या इसी कारण इनके राधा कृष्ण, राम सीता भक्तों के भगवान मात्र न होकर जननायक और जनसेवक है। जैसे हम लोग, आप लोग अभी तक जानते हैं कि राधा कृष्ण और राम सीता क्या है? भगवान है। लेकिन इनके काव्य में भगवान भी होते हैं। इनके काव्य में ये दोनों लोग, जैसे राम सीता राधा कृष्ण, भगवान भी होते हैं, लेकिन और क्या बन जाते हैं? तो इनके काव्य में जननायक बन जाते हैं। क्या बनते हैं? जननायक बन जाते हैं और जनता के सेवक यानी जन सेवक। इनकी रचनाओं में राम और सीता, राधा और कृष्ण या कृष्ण और राधा क्या बन जाते हैं? तो इनकी रचनाओं में भगवान तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान है, भगवान ये स्वयं बना देते हैं और जननायक तथा जनसेवक जनता के द्वारा बनवा देते हैं। आगे चलिए, न होकर जननायक और जनसेवक है। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्र हरिऔध जी की अन्यान्य विशेषताओं में से एक है। एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी समझिए ये सभी लोग प्रकृति की विशेषता सुनिए। प्रकृति जो नेचर है आपका, प्रकृति है, अब उसकी विशेषता तो बहुत ज्यादा छायावाद में मिलती है ना, लेकिन छायावाद से आपके इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्विवेदी युग में ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद जैसे प्रकृति का चित्रण किया है। प्रकृति को ये बहुत उच्च स्थान दे देते हैं कभी कभी, और कभी कभी प्रकृति को समकक्ष लेकर चलते हैं। कभी प्रकृति को नीचा नहीं दिखाते, प्रकृति को कभी उच्च स्थान देते हैं, कभी निम्न स्थान देते हैं। साथ ही कह लिया जाए तो इनकी यह क्या है? विशेषता है। इनकी क्या है? विशेषता है। और प्रकृति का कैसा सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। कैसा चित्रण मेरे दोस्त? सजीव चित्रण। अब इनकी क्या है? विशेषता है। कैसी? महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं। भावुकता के साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता कहा जा सकता है। सभी लोगों के काव्य में जितने रचनाकार हुए हैं उनकी रचनाओं में भाव है। सही बात है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी भी रचनाओं में भाव होगा। होगा, चलिए। लेकिन कुछ लोग मौलिकता को भूल जाते हैं, लेकिन इन्होंने भावुकता के साथ साथ, किसके साथ साथ? भावुकता के साथ साथ मौलिकता को भी ध्यान में रखकर रचना करने का काम किया है। हरिऔध जी मूलतः करुण, और आगे चलते हैं, वात्सल्य रस के कवि थे। हरिऔध जी किस रस के कवि हैं? तो करुण रस के कवि हैं
और वात्सल्य रस के कवि हैं। आगे चलिए देखते हैं। करुण रस को ये प्रधान रस मानते थे। ये जब अपनी रचना को लिखते थे तो किस रस को प्रधान मानते थे? करुण रस को प्रधान मानते थे। और इनकी रचनाओं में जो प्रिय प्रवास है, देखिएगा इसमें करुण रस का बहुत अच्छी प्रकार से वर्णन किया गया है। साथ में विप्रलंब श्रृंगार का भी वर्णन किया गया है। विप्रलंब श्रृंगार का मतलब होता है कि वियोग श्रृंगार रस, जब नायक और नायिका दूर होते हैं, दुखों का वर्णन किया जाता है, वही वियोग श्रृंगार होता है या वही विप्रलंब श्रृंगार होता है। चलिए आगे देखते हैं। उसकी मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। किसकी? तो वात्सल्य रस की, और पीछे हमने पढ़ा है करुण रस की। करुण रस की और वात्सल्य रस की जो वंदना है, कैसी वंदना? मार्मिक व्यंजना देखने के लिए मिलती है। वात्सल्य और विप्रलंब श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र प्रिय प्रवास में यथेष्ट है। प्रिय प्रवास हम लोग एक कविता का नाम है, एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इस प्रिय प्रवास में क्या मिलेगा? विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन मिलेगा, वात्सल्य रस का, विप्रलंब श्रृंगार रस का बहुत अच्छी प्रकार से वर्णन मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण इनके स्फुट काव्य में मिलते हैं। अब कहेंगे कि क्या बस इन्होंने इतनी ही बस विप्रलंब श्रृंगार और वात्सल्य रस का ही वर्णन किया है? नहीं, अन्य रसों के भी उदाहरण इनके अन्य रचनाओं में मिलते हैं। भाषा की जैसी विविधता हरिऔध जी के काव्य में है, वैसी विविधता महाकवि निराला के अतिरिक्त अन्य किसी के काव्य में नहीं है। यानी कि भाषा में जो विविधता देखने के लिए मिलती है और जो देखनी चाहिए, कहाँ पर? भाषा में। और भाषा के द्वारा काव्य लिखा जाएगा तो काव्य में। काव्य में, भाषा में जो विविधता देखने के लिए मिलती है, वह केवल हरिऔध जी के ही काव्य में मिलती है। परंतु हरिऔध जी के अतिरिक्त एक और कवि हैं, उनका नाम क्या है? निराला। उनका नाम क्या है? महाकवि निराला। देखिए, महाकवि निराला के अतिरिक्त, यानी इसका मतलब ये हुआ कि महाकवि निराला में भी देखने को मिलती है। अब निराला में और हरिऔध जी में, दो ही लोगों में मिलती है और किसी में नहीं मिलती है। तो आगे देखिए, इन्होंने कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा रस कलश में, यानी अब समझिए ये कहना क्या चाह रही है पंक्ति, या पंक्ति कहना चाह रही है क्या कि ब्रज, अरे रस कलश में, किसमें? रस कलश में किसका वर्णन है? ब्रज भाषा का वर्णन है, और इसमें पदावली युक्त रचनाएं हैं, यानी पदों से युक्त। किससे? पदों से युक्त। ये जो आपकी रस कलश है, ये पदों से युक्त है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। परंतु ये जो हम लोग प्रिय प्रवास को जान रहे हैं, प्रिय प्रवास संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है, आगे देखिए कौन है? चोखे चौपदे और चुभते चौपदे बोल चाल की खड़ी बोली तथा मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी। रस कलश में ब्रज भाषा, प्रिय प्रवास में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, और चुभते चौपदे तथा चोखे चौपदे में बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयुक्त है। यानी कि जब ये लिखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस रचना पर और अपनी लेखनी पर पूरा इनका अधिकार है। ऐसा जो कर पाएगा वही अच्छी कविता लिख पाएगा। कविता लिखने के लिए लिखते हैं सभी लोग, लेकिन अगर उस पर आपका अच्छी प्रकार से अधिकार हो गया, पकड़ हो गई, अधिकार का मतलब कि पकड़ हो गई, ठीक है, तभी आप अच्छी रचना लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसलिए इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्ध हस्त कहा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्ध हस्त कहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझिए कि सभी की रचनाओं में भाव पक्ष कला पक्ष कम दिखाई देता है, इनकी रचना में भाव पक्ष और कला पक्ष बहुत
ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। इस कारण इन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की हैं। ये जो प्रबंध शैली है और मुक्तक शैली है, इसमें भी इन्होंने अपनी लेखनी को बहुत अच्छी प्रकार से चलाया है। आगे चलिए देखते हैं। इतिवृत्तात्मक, मुहावरेदार संस्कृत काव्य, चमत्कार पूर्ण सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग भी किया है। अपनी रचनाओं में ये कभी कभी चमत्कार पूर्ण काम कर देते हैं, कभी कभी संस्कृत काव्यों से ही प्रेरित हो जाते हैं, कभी कभी मुहावरेदार बोली या भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे चलिए। अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में है। इनके काव्य में यदि आप सोचेंगे कि अलंकार नहीं मिलेगा तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। इनके काव्य में अलंकार जैसे बोरे में भूसा भरा जाता है, ऐसे भरा हुआ है। आगे देखिए। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत छंदों को अपनाया है। यानी अब समझिए, ये छंद दो प्रकार से लिए हैं। एक पुराना छंद है। कौन छंद है? पुराना छंद। और एक क्या है? नया छंद। चलिए देखते हैं। हिंदी के पुराने छंद। अब हिंदी के पुराने छंदों में क्या आता है तो देखिए, कवित्त, सवैया, छप्पय और दोहा, ये हिंदी के पुराने छंदों के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो कहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा कि हिंदी के पुराने छंद के अंतर्गत कवित्त, सवैया, छप्पय, दोहा, ठीक है, ये पुराने छंद में इनको अच्छे लगते हैं। लेकिन संस्कृत के जो छंद हैं, संस्कृत के जो छंद हिंदी में आए वो नए कहे गए, और उन छंदों में इंद्रवज्रा, शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी, मालिनी, बसंत तिलिका, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित आदि संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग कर इन्होंने हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर ही उपस्थित कर दिया है। यानी ये दो प्रकार के छंद, हिंदी के पुराने और संस्कृत के कुछ छंदों को अपने काव्य में लेने का काम करते हैं। ठीक है। हिंदी में ये कौन कौन से छंद लेते हैं? कवित्त, सवैया, दोहा तथा छप्पय। लेकिन संस्कृत में कौन कौन से छंद लेते हैं? तो इंद्रवज्रा, शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी, मालिनी, बसंत तिलका तथा द्रुत विलंबित आदि छंदों का ये बहुत लंबी मात्रा में प्रयोग किए हैं। आगे देखते हैं क्या। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। यानी इनकी उपाधि क्या है? तो इनकी जो आपके समक्ष उपाधि लिख रहा हूं, इसको याद रखिएगा। इनकी उपाधि है कवि सम्राट। किसकी उपाधि है? कवि सम्राट की उपाधि है इनके पास। किसकी उपाधि है? कवि सम्राट की उपाधि है। और साहित्य, किसकी? साहित्य वाचस्पति, वाचस्पति, दो उपाधि इनके पास ज्यादा मात्रा में है। ज्यादा मात्रा में क्या है? इन्हें मिली है कवि सम्राट की उपाधि और साहित्य वाचस्पति की उपाधि। अपने जीवन काल में अनेक साहित्य सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। अब ये किस के रूप में रहे हैं? सभापति के रूप में रहे हैं। ठीक है। हरिऔध की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है, निसंदेह ये हिंदी साहित्य के गौरव थे। ये हिंदी साहित्य के क्या थे? गौरव थे, बिना संदेह के कहा जा सकता है। तो ये रहा इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय मेरे दोस्त। तो हम लोग अगले दिन मिलेंगे इनके पाठ को लेकर, पवन दूतिका को, और पवन दूतिका को लेकर हम लोग मिलेंगे अगले दिन। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।